Hello everyone, welcome to the session. If you are a student of Rajasthan University and are currently pursuing BA second year and want to study political science in English, then you are watching a right video. Today we are going to study political science for BA second year. Let's get started. Basically, there are two books in political science for BA second year of Rajasthan University I'm talking about. First is World Book and second one is Indian Political System. So today we are going to start with Indian Political System. Let's get started. अच्छा, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप लोग चाहो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के साइट से वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच आई एम शेयरिंग ऑन स्क्रीन. और याद रखना, ये सिलेबस अपने कॉपी में जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो ना, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू. उससे हमें पता चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सिलेबस का भी एक टाइम पीरियड होता है. ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, इवेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है. पहले हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट में इंडिया में कैसे हुआ, देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, कौन कौन से एक्ट आए. देन हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल पढ़ेंगे अपना, फिर धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स पढ़ने लगे, फिर पार्लियामेंट आया. तो इन सब की चीज़ों का ना एक इवेंट होता है. तो बेटर रहेगा कि आप सिलेबस में ही अच्छे से लिख लीजिए ये सारी चीज़ें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो अगर आपको ये सिलेबस यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन 8, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. राइज ऑफ नेशनलिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या होता है? अब अपन सब ने पढ़ा हुआ है ये सब क्लास 8th में, 9th में, 10th में, इवन 11th में. जिन लोगों के पास ह्यूमैनिटीज़ एज अ सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस, उन सबको पता होगा कि जिस वर्ड के पीछे ISM आ जाता है वो एक आइडियोलॉजी कहलाती है. अब जिनको नहीं पता कि आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, प्रिंसिपल्स और आइडियाज दैट आर असेंबल टू गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन. तो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है. नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन. हम सब एक हैं, एक फैमिली की तरह हैं हम. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे अब तुम लोग कॉलेज में हो तो ऑफकोर्स तुम सब कहीं ना कहीं फ्लैट्स में या फिर रूममेट्स के साथ ही रह रहे होंगे, या कुछ लोग हॉस्टल में भी रह रहे होंगे. और सारे तुम जिन सब के साथ रह रहे हो वो एक मतलब कम्प्लीटली एक स्ट्रेंजर है तुम्हारे लिए. स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता कि वो कौन से रिलीजन से, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तुम्हें नहीं पता. लेकिन जब तुम उनके साथ रहते हो, उनके साथ रूम शेयर करते हो, डेली उनके साथ अपनी खाना शेयर करते हो, सब कुछ करते हो, तो एक मतलब फैमिली की तरफ तुम्हारे अंदर फीलिंग आ जाती है. तो ये सेम चीज़ अब अपन एक रीजन में रह रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, इंडिया, सपोज करो इंडिया में रह रहे हैं. तो अब हम सब साथ में रह रहे हैं, हम सब एक हैं. कैसे एक हुए? क्योंकि हम लोग कैसे एक हुए? क्योंकि हम लोग साथ में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, अपने कल्चर शेयर करते हैं. तो वो एक अपनापन सा आ जाता है ना, अपना एक फैमिली लगने लगती है अपन को. अब अगर तुम कहीं और किसी और देश में जाओ, बिल्कुल ना तुम्हें उसकी लैंग्वेज आती है, ना तुम्हें उनका कल्चर समझ आता है, ना कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता, तो वहाँ पे तुम्हें अपनापन सा लगेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा. तुम्हें लगेगा कि यार दिस इज़ नॉट होम, ये मेरा घर नहीं है. तो दिस इज नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन. It gives a nation a sense of unity by imposing on them the same set of identities.
ये कब आती है? जब बहुत सारे पीपल एक ही कॉमन रीजन में रहते हैं, सबके सब एक जैसा ही हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चर बैकग्राउंड शेयर करते हैं और सबके सब एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको कहते हैं नेशनलिज्म, यूनिटी। वहाँ से बनती है यूनिटी। और ये जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें लिखे हैं ना, ये ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मेरी बातों को बकवास मत समझना। It is important. Okay. Moving on to the next question. Analyze the causes responsible for the rise of Indian national movement. Causes क्या थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के? अब ठीक है, नेशनलिज्म तो आ गया, आइडियोलॉजी हमने बना दी, लेकिन उस आइडियोलॉजी के बनाने के पीछे का कारण क्या था? अब हम सबको पता है हम कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न एजुकेशन से। हम सब इंग्लिश बोलते हैं और अब तो कई लैंग्वेज इमर्ज हो रही है जैसे फ्रेंच और जर्मन। तो कॉजेस क्या थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के? फर्स्ट इज वेस्टर्न एजुकेशन। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आप लोगों को पता है कि वेस्टर्न एजुकेशन कहाँ से आई? ये इंग्लिश हम सब कैसे जानते हैं? क्या गांधी जी बचपन से ही ऐसे सीख के आए थे क्या? कहीं कि उनको इंग्लिश आती है, बहुत एजुकेटेड है, वो कहीं गए थे? कहाँ गए थे? बाहर गए थे, फॉरेन गए थे, वो वहाँ से सीख के आए वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश वहाँ से सीख के आए। और भी कई हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको इंग्लिश आती थी, तो वो कहाँ से सीख के आए? वो ऑफ कोर्स फॉरेन नेशन से सीख के आए हैं। लेकिन उस टाइम तो बहुत कम लोग थे जिनको ये लैंग्वेज आती थी। तो जब वेस्टर्न पीपल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों को, वो जब यहाँ आए तो उन लोगों को हमसे काम करवाना था। अब काम में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, ज़रूरी तो नहीं लेबर हो। उन लोगों को हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराने थे, तो उन लोगों ने हमको उनकी लैंग्वेज बोलना सिखाया, उन्हें हमें पढ़ाया। बेसिकली उन लोगों ने हमें पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? अपने मतलब के लिए पढ़ाया। उनको एक वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम बनाया उन लोगों ने इंडिया में। उनका एम क्या था? उनका एम ये था कि हम एक एजुकेटेड इंडियंस का ग्रुप बनाएंगे जो कि हेल्प करेंगे उनके कॉलोनियल रूलर को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने में। लेकिन उनका ये जो ये आइडिया था हमें वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाने का, ये थोड़ा उल्टा पड़ गया। कैसे? अब भाई लोग एजुकेटेड होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि अच्छा ये मेरे साथ ये गलत कर रहा है, जब मुझे ये चीज़ आती है तो मैं क्यों उसकी बातों पे ध्यान दूँ? ऐसे होता है कि हाँ हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो इंडियंस तो भी यही था। अब इंडियन समझ गए थे ये तो हमसे अपनी तुम्हारी लैंग्वेज सिखा करके हमसे काम कराना चाहते हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया आया उनके दिमाग में। अब वो मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया क्या था? उन लोगों ने सोचा कि यार अब हम है ना, देखो एजुकेटेड हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, हम ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करना चाहते, हमें एक फ्री नेशन चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? उसके लिए उन लोगों के पास एक मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया आया। अब वो मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया था लिबर्टी, इक्वालिटी, रैशनैलिटी और डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई। किनके दिमाग में? जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जिनको इंग्लिश आती थी, जिनको पढ़ना आता था और जिनको लिखना आता था। उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि हम अगर एक हो जाए तो हम एक अलग से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो दिस गिव राइज टू अ न्यू डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग अमंग द नेशनलिस्ट एंड एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, उनके दिमाग में अभी बैठ गया कि नहीं, अब हमें अलग से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, ब्रिटिशर्स की नहीं। तो और इनका साथ पता है किसने दिया? और भी जो लोग थे ना, इंडियन डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो अपने हायर स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए थे, वो भी इन लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए, इंग्लैंड के लोगों से, कि यार ये तो इनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, इन लोगों की कंट्री इंडिपेंडेंट है, कैसे यहाँ पे फ्रीडम है और हमें कैसे वहाँ इंडिया में हम तो इन लोगों के गुलाम बने हुए हैं।
हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो इनको वहाँ से भी बहुत बढ़िया आइडिया मिला कि नहीं, हमें भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जिससे हम अपने डिमांड्स इन तक पहुँचाएंगे कि हमारी क्या क्या डिमांड है, बिकॉज वी वांट टू गेट फ्रीडम। और ये जो दिस ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट मिडिल क्लास पीपल फॉर्म्ड द कोर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है द कोर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दिस इज़ वेयर द रियल फाइट बिगेन्स फॉर फ्रीडम। ओके, ये पहला कॉज था। और रिमेंबर दैट ये सारे कॉज तुम्हें लिख के आने हैं एग्ज़ाम में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, तो इन क्वेश्चंस को तुम लाइटली मत लो। ये मत सोचो कि ये नहीं आएगा ऐसे एंड ऑल दैट। मैं जितना भी यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मटेरियल पढ़ा रही हूँ, वो सारा तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, BA सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को। ओके, सेकेंड कॉज क्या था? स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। With the introduction of Western education system, the English language become popular among educated Indians. अब भाई धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड होता गया। कैसे होता गया? एक एजुकेटेड पर्सन दूसरे इलिटरेट पर्सन को पढ़ाता गया कि देख ये ऐसे बोलना है, ये वर्ड्स होते हैं, ये लैंग्वेज है। तो धीरे धीरे ये ये लैंग्वेज पूरे इंडिया में, मतलब बहुत लोगों में फैल दी गई है लैंग्वेज में। मेजॉरिटी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आने लगी। ठीक है, फिर क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का कारण भी ये था कि इंडिया बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबकी लैंग्वेज अलग है। किसी की पंजाबी, किसी की मराठी, किसी की तेलुगु, ये ना बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये ऐसा तो है नहीं कि हम सारी लैंग्वेज सीख सके। जैसे अब मेरे को तो हिंदी बोलने आती है और थोड़ा सा ही पंजाबी बोलने की आती है, ठीक है, लेकिन अब मुझे तेलुगु लोग से बात करनी है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे तुम्हारे पास गूगल ट्रांसलेटर नहीं था, तो अब क्या मैं पहले तेलुगु सीखूंगी? चलो ठीक है, सीख ली। लेकिन अब मुझे बात करनी है, अब मुझे मलयालम या मराठी लोगों से बात करनी है, तो या फिर गुजराती लोग से भी बात करनी है, तो मैं उनसे कैसे बात करूँगी? मतलब मैं पहले उनसे बात करने से पहले उनकी लैंग्वेज सीखने जाऊँ? लैंग्वेज सीखना आसान है क्या? तो उन लोगों ने क्या करा, अब भाई ब्रिटिशर्स का राज तो था ही, अब उनके अंडर काम करने के लिए, उनसे थोड़ा पैसा निकलवाने के लिए भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का ये भी फ़ायदा हुआ कि इंडिया में जितने भी लोग थे ना, जितने भी अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से जो लोग आते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता गया, क्योंकि एक ही लैंग्वेज थी। ये तो ज़रूरी तो नहीं था कि हमें मराठी लोगों से बात करने के लिए मराठी बोलनी पड़ेगी। उसका सॉल्यूशन हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज से हमने कम्युनिकेशन कर लिया। अब हम कम्युनिकेशन करा तो थोड़े बहुत नेशनलिस्ट लोगों से बात करी कि कैसे हम इंडिया को फ्री करें, कैसे क्या करना है आगे, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन एक सेटअप हो गया सारे इंडियंस के बीच में। ठीक है, यहाँ से अब आता है हमारा कम्युनिकेशन, हमने सबसे कम्युनिकेट कैसे करा, यहाँ से स्प्रेड हुए इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये था सेकेंड रीज़न। फिर आगे चलते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। इनको आगे किसने बढ़ाया, इनको मतलब किसने इंट्रोड्यूस करा? तो लीडर्स लाइक बंकिम चंद्र चैटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और अरबिंदो घोष ने इसको बढ़ावा दिया बहुत ज़्यादा। लोगों से कहा कि तुम लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, यूनिटी की फीलिंग जगाई। बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करके, जो कि इसका एग्जांपल क्या है, आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, बहुत सारे समाज और रिफॉर्म मूवमेंट इन लोगों ने स्टार्ट करे ताकि लोगों के प्रति उनके मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए। उन सबको ये यूनाइट कर रहे थे। इन सारे समाज का क्या मतलब है स्टार्ट करने का? इन सब का यही मतलब है कि
सब एक हो जाए, एक साथ मिलकर लड़ें इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए. These social religious reform movement brought different section of the society together and were an essential factor in the growth of Indian national movement. देखा धीरे धीरे हमारा मूवमेंट बढ़ता जा रहा था. लोगों में थोड़ी समझ आ रही थी कि हम है ना ऐसे नहीं जी सकते, हम फ्रीडम चाहिए, हम ऐसे बंदी बन के नहीं रह सकते हैं. तो ये तीसरा पॉइंट था कि हमारे अंदर कैसे इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आई. और इन सब में सच में सारे लीडर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिन लोगों ने ये सारे समाज वगैरह रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करें. बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत के साथ सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस चीज़ में. तो मूविंग ऑन टू दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकनॉमी. अब अपन सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारी इंडियन इकनॉमी को एक्सप्लॉयट कर रहे थे. ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया को पुअर कर रहे थे. बिल्कुल पैसा नहीं देते थे इंडियंस को. बहुत बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे. क्या करते थे वो लोग बेसिकली, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे इंडियन गुड्स पे जब वो इंग्लैंड के मार्केट में जाता था तब. लेकिन जब इंग्लैंड का कोई सामान, कोई गुड्स इंडिया में आता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट होकर के, जैसे रॉ मटेरियल्स और ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स हो गए, तो वो बिल्कुल फ्री, मतलब फ्री कर देते थे. इंडिया में उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री, ना तुम्हें कोई टैक्स देना पड़ेगा, ना तुम्हें कोई इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं, फ्री, आओ जाओ कुछ भी करो, ऐसे सिस्टम था. मतलब बेसिकली ये इंडिया को डिस्ट्रॉय कर रहे थे क्योंकि इंडिया के पास तो पैसा ही नहीं बच रहा था. तो इंडियन नेशनलिस्ट लाइक दादा भाई नारोजी, M.G. रांधे एंड सो ऑन डेवलप दिस थ्योरी. मतलब उन लोगों ने एक थ्योरी बनाई कि इंडिया के लोगों को बताया कि ये लोग कैसे इंडिया की इकनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें गरीब बना रहे हैं, हमसे हमारे पैसे ले रहे हैं और अपने देश भेज रहे हैं, अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, और हम इंडिया को ये लोग बिल्कुल ख़त्म करने की सोच रहे हैं. तो उन लोगों ने दादा भाई नारोजी, M.G. रांधे और बहुत सारे नेशनलिस्ट और भी हैं जिन लोगों ने लोगों को बताया कि कैसे ये हम इंडिया गरीब होता जा रहा है इस कॉलोनियल रूल के कारण, ब्रिटिशर्स के रूल के कारण. इन लीडर्स ने एक टैग दे दिया कि भाई ये कॉलोनियल रूल के कारण ही इंडिया में इतनी गरीबी आ रही है. उन लोगों ने सारे जो इंडियंस, भोले भाले इंडियंस थे जिनको पता नहीं था कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, उन लोगों के मन में उनके लिए एक नफ़रत सी पैदा कर दी ब्रिटिशर्स के लिए कि ये है हमारी गरीबी का कारण, इनकी वजह से हमें खाना नहीं मिल रहा है, इनकी वजह से हमारा सोना, हमारा पैसा, हमारे खेत वगैरह सब बर्बाद हो रहे हैं, यही है कारण जिसके कारण हम खुश नहीं हैं. ब्रिटिशर्स कौन? ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट था. ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म के लिए. ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर पर. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमसे बहुत कुछ लिया भी है तो हमें बहुत कुछ दिया भी है, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन दिया ही है, इंग्लिश लैंग्वेज उन लोगों ने हमें सिखाई है. अब वो बात अलग है कि हम इंडियंस बहुत स्मार्ट थे तो हमने बहुत जल्दी कैचअप कर लिया और उनकी टेक्निक उन्हीं के ऊपर यूज़ कर दी. ओके, तो ब्रिटिशर्स ही थे जिन लोगों ने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, जिन लोगों ने हमारे इंडिया में ट्रेन इंट्रोड्यूस करी. या many of you might not know that Britishers have introduced the railway system in India. ओके, ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए रॉ मटेरियल इधर से उधर भेजने के लिए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा. उन लोगों ने रोड्स बनाए, उन लोगों ने रेलवे बनाया, किस लिए? उनके फ़ायदे के लिए. ठीक है, सेल्फिश तो वो ऑलवेज थे, इंडियंस के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन यही इंफ्रास्ट्रक्चर हम इंडियंस के लिए भी बहुत काम आया. अब उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो दिया, लेकिन हम लोगों ने उसका कैसे फ़ायदा उठाया? हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया था
हमारे जो लीडर्स थे, जो ये आइडिया स्प्रेड कर रहे थे नेशनलिज्म का, जो लोग थे, वो लोग आसानी से या तो रेलवे ट्रेन से या तो बाय रोड जाते थे, अपने किसी और एरिया के लीडर्स के पास जाते थे, उनसे बातें करते थे इंग्लिश में, ज़रूरी नहीं इंग्लिश में, अगर उनको हिंदी आती हो या कोई और लैंग्वेज आती हो तो उसमें बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे और उनसे पूछते थे, उनके आइडियाज़ लेते थे कि हम कैसे नेशनलिज्म को और बढ़ावा दें, क्या करें जिससे ये ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाए, कैसे हम अपनी फ्रीडम मांगे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, सुना है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के कारण इन लोगों के कम्युनिकेशन बढ़ा, उससे इन लोगों ने अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करे, ओपिनियन एक्सचेंज करे कि कैसे क्या करना है। तो और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट तो हुआ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का, नो डाउट। फिर आता है ग्रोथ ऑफ मॉडर्न प्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मॉडर्न प्रेस और सोशल मीडिया, बट नाउ डेज इट्स सोशल मीडिया। अर्लियर लोगों के लिए यही सोशल मीडिया था, पहले के लोगों के लिए यही सोशल मीडिया था, लेकिन अब के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर से पहले चीज़ें हम अपने फ़ोन पे आ जाती है, सोशल मीडिया ऐप्स पे आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है नेशनलिज्म में। प्रेस वॉज अ पावरफुल सोशल इंस्टीट्यूशन विच मेड द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स ईजियर ऑन अ लार्ज स्केल। अब हमें कुछ भी थॉट शेयर करना पड़ता है या फिर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है या कोई एनिमल अब्यूज़ कर रहा होता है, तो हम कैसे जल्दी से उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और वो 2 मिनट में वायरल हो जाती है ना। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया तो था नहीं, तो उन लोगों ने लेकिन उन लोगों के पास था प्रेस, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल, बेसिकली न्यूज़ चैनल। टेलीविज़न तो उस टाइम इतने लोगों के पास था नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर तो था। तो वो लोग क्या करते थे, कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इंडियंस के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो उन लोगों ने डाल दिया न्यूज़पेपर में, उन लोगों ने अपना आइडिया शेयर कर दिया, उन लोगों ने बताया कि कहाँ ब्रिटिशर्स हमें कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें कैसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। उन लोगों ने न्यूज़पेपर पे प्रिंट करवाया एंड वो पूरे इंडिया में फैल जाता था। सबको पता चलता था कि यार ये ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस के साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये लोग तो बहुत बुरे लोग हैं। इससे क्या हुआ, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग जागी लोगों के अंदर, उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दिस लेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिटी, दिस लेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनलिज्म। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी किसकी, इंग्लिश न्यूज़पेपर की और लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर की। मतलब जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को उनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो समझ आती है वो वाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग प्रेस वाज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। अब वो न्यूज़पेपर क्या थे, कौन कौन से थे? सबसे फेमस दी हिंदू, दी बंगाली, दी हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है लोगों को ये बताने में कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना रूल हम पे वो कर रहे हैं, कैसे हमें ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है ये न्यूज़पेपर्स से। ऐसे ही फेमस नहीं है ये सारे न्यूज़पेपर्स। अब लोगों के मन में इन न्यूज़पेपर्स ने क्या करा है, लोगों के मन में है ना आइडियाज़ डाले, जैसे लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, होम रूल और बहुत कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें के उनके मन में आइडियाज़ डाले कि हम फ्री हो सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करा बेसिकली। लेकिन ब्रिटिशर्स को जैसे ही पता चला कि यार ये न्यूज़पेपर तो हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे तो अगर ऐसे चलता रहा तो ये सब तो एक हो जाएंगे और फिर हम इन पे कैसे रूल करेंगे, इन पे कैसे राज करेंगे। तो अब ब्रिटिशर्स भी तेज थे भाई, उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया सारे प्रेस पे कि भाई न्यूज़पेपर्स कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग न्यूज़पेपर्स नहीं प्रिंट करोगे। ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल बन गया इंडिया में कि प्रिंटिंग प्रेस का।
ठीक है, तो मतलब ये भी बहुत बड़ा स्ट्रगल था अपने आप में कि अब न्यूज़पेपर्स तो है नहीं, न्यूज़पेपर्स पे इन लोगों ने बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट करता उन लोगों को ये जेल में डाल देते थे, उनको बहुत मारते थे। इवन बहुत लोगों की तो डेथ भी हो चुकी है इस स्ट्रगल को ले। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। अब कहते हैं ना कि भाई दुनिया भर में जो जो चीज़ें होती है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के दिमाग में, लोगों की सोच में। ऐसा ही हमारे साथ हुआ इंडियंस के साथ उस टाइम पे, फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम। अब उस टाइम बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे वो अराउंड दी वर्ल्ड, जिससे कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी इंस्पायर्ड हुआ। वो क्या थे, अब वो कौन कौन से मूवमेंट्स थे? एक तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। उन लोगों से हमें क्या आइडियाज़ मिले, हमें लिबर्टी मिली, इक्वालिटी मिली। उन लोगों से हमें पता चला कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। उन लोगों से हमें पता चला कि एक होने की ताकत क्या होती है। उन लोगों से पता चला कि फ्रीडम क्या होता है। तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि जिनने लोगों के दिमाग पर ये चीज़ डाली कि नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं जीना, हमें अलग से अपना एक देश चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमारी लैंग्वेज चाहिए, हमें हमारे रूल्स चाहिए। हम तुम्हारे रूल्स में क्यों जिए भाई? जब हम खुद का कर सकते हैं तो हम तुमसे क्यों सीखे, तुमसे क्या, तुम्हारे अंदर क्यों काम करें? ये चीज़ें थी। आप इतने पॉइंट्स में लिख के आओगे ना तो आई एम श्योर तुम्हें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे अगर अच्छे से लिख के आओगे। एंड लाइटली मत लेना, ये दोनों क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए में 20 मार्क्स में ये आता ही आता है क्वेश्चन। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट्स को भी बताइएगा। बिकॉज राजस्थान यूनिवर्सिटी का मटेरियल इंग्लिश में कहीं भी नहीं मिलता है। आई नो द स्ट्रगल बिहाइंड दिस, क्योंकि मैं खुद एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो आई नो ये बहुत मुश्किल है इंग्लिश के मटेरियल ढूंढना। और अगर कहीं भी नोट्स में तुम्हें ये जो मटेरियल्स मैंने लिखा है इसमें कोई भी तुम्हें अगर प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ नहीं आता है तो फील फ्री टू कमेंट। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। बट बीए के एग्ज़ाम को लाइटली मत लेना, बहुत लोगों की बैक लगती है इसमें। लोगों को लगता है कि बीए आसान है, ये तुम बीए में पास हुए। दिस इज़ ऑल बुलशिट। पढ़ना हर जगह पड़ता है, ओके, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है अगर तुम्हें पास होना है तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।